Good morning, students. In previous lecture, we discussed about resources, classification of resources, and about Rio de Janeiro Summit 1992. Today, our topics are related to overutilization of our resources. That which problems are arising due to overusing of our resources. आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो उनसे कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिसोर्स प्लानिंग. संसाधन नियोजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. संसाधन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये मनुष्य की जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखते हैं. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ऐसा माना जाता है कि ये जो संसाधन है ये प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, परंतु ऐसा नहीं है. As a result, human beings use them indiscriminately and this led to the many major problems. अब these are the free gifts of nature so that the human being use these resources in indiscriminate way. अन्यायपूर्ण तरीके से इनका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, इनको ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जिससे बहुत सी समस्याओं का क्या होता है, जन्म होता है. महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि there are enough to satisfy everybody's need but not everyone greed. महात्मा गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे पास इतने संसाधन है कि हम मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं. If the human being are using these resources in indiscriminate way, so which problems arises? Let us discuss. Depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कौन कर रहा है संसाधनों का indiscriminate use? Those people, those who are rich, those who are greedy, जो काफ़ी लालची हैं, धनी लोग हैं, वो संसाधनों का क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं. इससे सोसाइटी के अंदर एक गैप बन जाता है. एक वो सोसाइटी बन जाती है जिसके पास सारा क्या होता है, रिसोर्सफुल होते हैं, और एक वो सोसाइटी होती है जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have-nots or the rich or poor. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक वो तबका सोसाइटी के अंदर, वो लोग जो पर्याप्त रूप से क्या है, संसाधन संपन्न है, और एक वो लोग जिनके पास कोई संसाधन नहीं है. तो इससे जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक रिच और एक पुअर. इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस और इम्बैलेंस. इससे क्या होता है, जो वैश्विक पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिसके एग्जांपल्स हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि आपके ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघल जाते हैं, और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या होता है, क्रिएट होता है. ओजोन लेयर डिप्लेशन, इसके लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस जो होती है ये आपके मेनली रेफ्रिजरेटर और एसी से क्या होती है, निकलती है, जो ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करती है. अब ओजोन लेयर जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है. अगर ये डायरेक्ट अर्थ पर आ जाती है तो उससे हमें क्या होने का डर रहता है, स्किन कैंसर जैसे रोगों का होने का डर रहता है. And next is environmental pollution. If we are using the non-renewable resources in excess amount, अब हम अनवीकरणीय संसाधनों का, जैसे कोयला एक मेजर सोर्स है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का, और अगर हम उनका क्या कर रहे हैं, एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो है वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है. पर्यावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे बहुत सी बीमारियों का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है. सो दीज आर द सेवरल प्रॉब्लम्स विच आर अराइजेज ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है, बिकॉज देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर संसाधन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि कहीं पर कोई संसाधन ज़्यादा मात्रा में है तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है.
For example, our northern plains is covered with rich and fertile soil. So, the main activity in this region is the agriculture. Okay? But our peninsular plateau, like the Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau, all these regions are very resourceful because all the metals and minerals are found in this region. So, India has the enormous diversity in the matter of minerals and the resources. So let us start very important topic of this chapter, that is resource planning. Resource planning why? क्या जरूरत है संसाधन नियोजन की? For sustainable economic development. The first reason that for sustainable economic development, it means that we should use our resources in judicious way to conserve them for our future generation. हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेजेंट की नीड को तो पूरा करे, लेकिन भविष्य के जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भी क्या करे, ध्यान में रखें. नेक्स्ट, फॉर नैरोइंग डाउन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. अब रिसोर्स प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो रिच और पुअर का गैप है उसको हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं. Next step, for reducing the enormous diversity in the availability of resources with the help of technology and institutions. हम क्या कर सकते हैं कि किसी रीजन के अंदर जो रिसोर्सेज है हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. किसके माध्यम से? रिसोर्स प्लानिंग के माध्यम से. क्योंकि हमारे पास 43% पार्ट पर क्या है, प्लेन्स है. 30% पार्ट पर हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है. और 27% पार्ट पर हमारे पास क्या है, प्लेट्यूज है. अब प्लेन्स आपको पता है कि रिच सोर्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड है, माउंटेन है रिच सोर्स ऑफ वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी है, एंड प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल्स में काफ़ी क्या होते हैं, रिच होते हैं. तो इंडिया के अंदर जो ये डाइवर्सिटी है, इसके अंदर जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रिसोर्स प्लानिंग की क्या होती है, जरूरत होती है. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. एबेंडेंट वाटर रिसोर्सेज इन अरुणाचल प्रदेश. हमारे जो सेवन सिस्टर का एक पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, बट वहाँ पर लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. लेकिन वहाँ पर हमने जो ढांचा है वो उस तरह का तैयार नहीं किया है कि हम इस संसाधन का, इस वाटर रिसोर्स का प्रॉपर क्या कर सके, यूटिलाइजेशन कर सकें. सो ये 3 कारण ऐसे हैं जिनके कारण हमें किसकी जरूरत होती है, संसाधन नियोजन की जरूरत होती है. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्या है? सो resource planning, it is a technique or skill of the proper utilization or the judicious use of resources that is known as resource planning. रिसोर्स प्लानिंग वह तकनीक है जिसके माध्यम से हम संसाधनों का क्या करते हैं, न्यायपूर्ण प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. देयर आर 3 स्टेप्स इन द रिसोर्स प्लानिंग. संसाधन नियोजन में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री. संसाधनों की पहचान करना, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर, देश के अंदर जिन क्षेत्रों में संसाधन पाए जाते हैं सबसे पहले उनकी पहचान की जाती है. अब पहचान में क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है. क्या किया जाता है, मान लेते हैं इस रीजन के अंदर आपके क्या है, रिसोर्सेज है. सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा. सर्वे करने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है, मैप तैयार किया जाता है, मैपिंग की जाती है. मैपिंग प्रोसेस होता है और मैपिंग प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ पर जितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव, कौन सा संसाधन कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है और कितनी क्वालिटी के अंदर है, कौन सी गुणवत्ता वाला है, वो इस पहले स्टेप के अंदर मेजरमेंट किया जाता है. सो इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, that is the identification of resource across regions of the country. In this step involves surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and the measurement of resources. So इस स्टेप के अंदर सर्वे, मैपिंग, मानचित्रण और मात्रा और गुणवत्ता वाले जो रिसोर्सेज है उनको क्या किया जाता है, मापा जाता है. In the second step of resource planning, that evolving a planning structure. अब हमारे पास तकनीक होनी चाहिए ताकि हम उस संसाधन का क्या कर सके, प्रयोग कर सके और उससे क्या कर सके, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट कर सके.
evolving a planning structure endowed with appropriate technology। अब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और हमें वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंटल प्लान्स, ताकि हम उस संसाधन का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। सेकंड स्टेप पर, पहले स्टेप में हमने देखा कि हमने क्या करना है, सर्वे करना है, मैपिंग करना है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है। सेकंड स्टेप पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और स्किल होनी चाहिए और वो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि हम उस संसाधन का क्या कर सके, विकास कार्यों में क्या कर सके, प्रयोग में ला सके। थर्ड जो स्टेप है इसका वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। इट मीन्स कि लास्ट स्टेज पर हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनको किसके साथ जोड़ देना है, उसको राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो हाउ मेनी स्टेप्स इन द रिसोर्स प्लानिंग? 3 steps. First, identification of resources across the region in the country. It means surveying, mapping, and qualitative and quantitative measurement of the resources. In the second step, evolving a technological developmental plan to implement the resources. And third, that matching the resource developmental plans with overall national developmental plans. So this is about the resource planning. The next topic is that the land resource. Land is very important resource for human being because human being satisfied its 95% needs with the land. Human being अपनी 95% आवश्यकताएं जो हैं वो किससे पूरी कर रहा है, वो लैंड से क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इतने बड़े लैंड एरिया में 43% जो पार्ट है इंडिया का वो किससे ढका हुआ है, वो प्लेन से ढका हुआ है, कवर्ड विद द प्लेन्स। और जो प्लेन्स होते हैं वो रिच फर्टाइल सॉइल क्या करते हैं, रिच फर्टाइल सॉइल। इट मीन्स दे आर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अब आता है 30% जो पार्ट है हमारा वो किससे है, कवर, माउंटेन से कवर है। अब माउंटेन्स हमें क्या देता है, रिच सोर्स ऑफ वाटर है, इसके अलावा रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी का जो बचा हमारे पास क्या है, 27% जो पार्ट है उस पर क्या है, प्लेट्यू है। क्या है, प्लेट्यू। प्लेट्यू किस में रिच होते हैं, मिनरल्स। यहाँ पर मोस्टली आपके संसाधन पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कौन से रिसोर्सेज के बारे में, लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स जो है वो 95% जो ह्यूमन नीड्स है उसको क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। इसमें चाहे ह्यूमन लाइफ है, चाहे नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे माउंटेन है, ये सबको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हम लैंड की यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड रिसोर्सेज को डिफरेंट पर्पजेस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट, इंडिया के लगभग 22% पार्ट पर क्या है बच्चों, फॉरेस्ट है। ये लैंड का क्या है, एक वो पार्ट है जो किससे ढका हुआ है, फॉरेस्ट से ढका हुआ है। कुछ लैंड ऐसी है जो कल्टीवेशन के अंडर में नहीं है, जैसे बैरन लैंड हो गई थार डेजर्ट की, जो किसके अंदर नहीं आती, जो आपकी लैंड अंडर कल्टीवेशन के अंदर नहीं आती है। एक होती है फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सी होती है, एक होती है करंट फैलो लैंड, जिसको 1 साल के लिए हम क्या नहीं करते, जिस लैंड को कल्टीवेट नहीं करते हैं। और अदर देन करंट फैलो लैंड वो लैंड होती है जिसको हम 1 से और 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स में क्या नहीं करते, कल्टीवेट नहीं करते हैं। तो लैंड का भी क्या है, अलग अलग लैंड। कुछ हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हाउसिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लैंड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लैंड रिसोर्स जो है वो ह्यूमन की लाइफ में सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। एक होता है एनएससी, नेट शॉन एरिया। नेट शॉन एरिया क्या है, नेट सम टोटल ऑफ एरिया विच कल्टिवेटेड वंस इन ए ईयर। वह एरिया जो साल में एक बार क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेट शोन एरिया। द एरिया विच इज कल्टीवेटेड वंस इन ए ईयर दैट इज नोन एज नेट शोन एरिया। एक होता है ग्रोस शोन एरिया, GSA। उसमें हम क्या करेंगे, नेट शोन एरिया प्लस द एरिया
which cultivated more than once in a year। अब नेट सोन एरिया में तो हमने क्या किया था कि साल में एक कुल क्षेत्र में जितनी एक फसल जिस क्षेत्र से ली जा रही है उसको हमने क्या कहा, नेट सोन एरिया। द एरिया विच कल्टिवेटेड वंस इन ए ईयर दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। अब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रोस सोन एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हमने क्या किया, नेट सोन एरिया को किस में प्लस किया, द एरिया विच कल्टिवेटेड मोर देन वंस इन ए ईयर दैट इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया और ग्रोस सोन एरिया। सो दिस इज अबाउट द land resource which is found in our country India. Next topic is land use pattern in India. इंडिया का जो साइज है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसका लैंड का कैसे यूज होता है ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, दूसरा कौन सा फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर्स। अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में आता है तल का रूप कैसा है, वो प्लेट्यू है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, कोस्टल प्लेन है या आइलैंड है, किस तरीके का वो क्षेत्र है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस लैंड का यूज कैसे किया जाए। जैसे प्लेन्स के अंदर मोस्टली आप क्या करते हैं, उस लैंड का ट्रांसपोर्ट, आपका इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। माउंट जो प्लेट्यूज होते हैं उनको एक्चुअली वहाँ पर क्या होती है, माइनिंग होती है, क्या होती है, खनन होता है। तो किसी भी लैंड का यूज हमारे इंडिया के अंदर जो किया जाता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर तल का रूप कैसा है, वहाँ पर पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी हिस्सा है। नेक्स्ट आता है सोइल टाइप। We have 6 to 7 types of soil which are found in our country India. There are some regions which are covered with very fertile soil like the northern plains which is covered by rich and alluvial fertile soil. So soil type के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर कहाँ पर ज़्यादा होगी और कौन सी क्रॉप कहाँ पर उगेगी। ये भी लैंड पैटर्न जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सोइल टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। अब जहाँ पर जलवायु सम है, 2 टाइप्स की क्लाइमेट होती है मेनली, एक होती है मॉडरेट और एक होती है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सेस हॉट इन समर सीजन, इट मीन्स गर्मियों में अधिक गर्मी, एंड एक्सेस कोल्ड इन विंटर सीजन। अगर सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़े तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। मॉडरेट क्लाइमेट कौन सी होती है, जहाँ पर नॉट एक्सेस हॉट इन समर एंड नॉट एक्सेस कोल्ड इन विंटर। तो ना तो सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती और ना ही गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो लोग किस तरह की जलवायु में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, मॉडरेट जो जलवायु होती है, क्लाइमेट कंडीशन होती है, वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दूसरा आता है ह्यूमन फैक्टर्स। अगर ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें सबसे पहले क्या आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया की 2011 के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मोर देन 1102 लाइक द वेस्ट बंगाल एंड बिहार, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 17% लाइक अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लैंड का कैसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है क्योंकि वहाँ पर वास्ट प्लेन्स हैं और एग्रीकल्चर जो है मेन एक्टिविटी है, इंडस्ट्री भी वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अब किसी एरिया की अगर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो अपने संसाधनों का, अपने इस लैंड रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो संस्कृति और जो हमारी जो प्रथाएं चली आ रही हैं उस पर भी क्या किया जाता है, उस पर भी हमारा लैंड यूज जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की। 1952 के अंदर, अब लैंड यूज पैटर्न आपको समझ में आ गया कि 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लैंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं 1952 के अंदर एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये क्या कहती है कि कोई भी एरिया जो होता है वो 33% वो एरिया मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। 1952 की राष्ट्रीय जो वन नीति है वो क्या कहती है कि जितने भी क्षेत्र हैं भारत देश के वो 33% किससे कवर होने चाहिए, वो आपके वनों से ढके हुए होने चाहिए ताकि उस जगह का जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको क्या किया जा सके, बनाकर रखा जा सके। अगर हम बात करें कि जो लैंड यूज पैटर्न है
अब देखिए जहाँ पर प्लेन पाए जाते हैं, मैदान मिलते हैं, वहाँ पर आसानी से रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, कम्युनिकेशन जो लाइन है वो बिछाई जा सकती है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अच्छे से हमारे जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, इंडस्ट्री फैसिलिटीज़ है, वो सारी इजीली लोकेट हो सकती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं आपके डेजर्ट एरिया से, अगर आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो प्लेन्स जो होते हैं वो वेल सुटेबल प्लेस होते हैं फॉर लिविंग एंड फॉर लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर, जैसे मध्य प्रदेश है, जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कि हरियाणा, जहाँ पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी क्या होता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण। लैंड डिग्रेडेशन होता है क्या है? When the quality of soil is degrade due to the natural factor or the human factor, that is known as land degradation. After land degradation, the land becomes unfit for cultivation. जो भूमि होती है वो क्या कृषि अयोग्य हो जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बैड लैंड के नाम से भी जानते हैं। हमारे इंडिया में टोटल जो डिग्रेड लैंड है वो 130 मिलियन हेक्टेयर है। ये टोटल डिग्रेडेड एरिया है हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें लगभग 28% पार्ट जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेड है एंड 56% जो है वो वाटर एरोडेड जो है लैंड डिग्रेडेशन पाया जाता है। और बाकी में जितने भी ह्यूमन फैक्टर है, चाहे वो माइनिंग है, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, ये सभी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आपके लैंड डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Let us start our topic that what are the two causes behind the land degradation. So land degradation क्या होता है? When the quality of soil is degraded due to the natural or the human factor, that is known as land degradation. After this, the land becomes unfit for cultivation, that is known as bad land. So there are two major factors. First is human factors. First, construction activities, housing activities. अब पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनके लिए क्या होगा, हाउसिंग फैसिलिटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कवर था उसको काटना पड़ेगा, इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ये ट्रांसपोर्ट जो एक्टिविटीज और अर्बन डेवलपमेंट है, इन चारों से ही आपकी जो सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है वो कौन सी पैदा होती है, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम पैदा होती है। What is deforestation? Disappearance of forest or the trees on a large scale, that is known as deforestation. Second है industrial development. डे बाय डे हमारे इंडस्ट्रीज के नंबर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लैंड के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, वहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री से भी आपको पता है काफ़ी केमिकल जो पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्री से फैलता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। अब ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज, वेब ऑफ ट्रांसपोर्ट को अगर हमें क्या करना है, लेट डाउन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज लैंड के अंदर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आता है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बनाइजेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया, दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है वैसे वैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि जो लैंड है वो डिग्रेड हुई है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके वाटर का भी क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट आता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। हम भूमि का जो क्या कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड कर रहे हैं, उसका एक और कारण है कि हम क्या करें, पशुओं की जो चारागाहें हैं उनका बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग क्या है, ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट के नीचे से आपके क्या है, मिनरल्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स डाउन द क्रस्ट, दैट इज नोन एज माइनिंग। अब ये माइनिंग भी क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का एक मुख्य रीजन है। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल फैक्टर्स। फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया और अर्थक्वेक हो गया। फ्लड आता है तो टॉप सॉइल क्या होती है, रिमूव हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, जिससे कि जो लैंड है वो क्या होती है, डिग्रेड होती है। लैंडस्लाइड्स में क्या होता है कि लैंड का एक पार्ट या आपके माउंटेन का एक पार्ट हटकर नीचे की ओर खिसक जाता है, जिससे कि वहाँ की जो लैंड होती है वो डिग्रेड हो जाती है। और समटाइम्स अर्थक्वेक के कारण भी क्या होता है, आपकी जो लैंड होती है, लैंड का जो पार्ट होता है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं या वो उससे अलग हो जाती है, या बहुत से ऐसे जो कारण हैं जो इन तीन
नेचुरल फैक्टर से क्या होते हैं, लैंड को क्या होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है, लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर है चाहे वो नेचुरल फैक्टर है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपकी लैंड डिग्रेडेशन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। So we have discussed about land degradation. When the land become unfit for cultivation, that is known as land degradation, and the two factors, natural factors and human factors. Now the next topic, that how can we conserve or the conservation measures for land degradation. हम कैसे land degradation को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. So first है afforestation. स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हम पेड़ों की कटाई को रोककर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या है कि हम जो प्लांट्स हैं उनको रोज में लगाकर, पंक्ति में लगाकर लैंड को डिग्रेड होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग. अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस those areas which covered by sand dunes. It means we are talking here about desert area. अब sand dunes को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए हम वहां पर क्या कर सकते हैं, थ्रोनी बुशेस लगा सकते हैं, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है वो किसके लिए सुटेबल है, कांटेदार झाड़ियों के लिए सुटेबल है. अगर वो वहां पर होगी, अगर एक जो सैंड ड्यून्स वाला जो एरिया है अगर वो कवर होता है वेजिटेशन से, उसका सिंपल सा एक रीजन होता है कि वहाँ की जो सॉइल है वो उसकी प्लांट की जो रूट होती है उसके साथ क्या रखती है, जकड़े हुए रखती है. दैट्स द रीजन कि वो लैंड को डिग्रेड होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या करें, प्रॉपर डिस्पोजल करें, उसको निपटान करें अच्छे से उचित तकनीक के द्वारा, तो हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज. अब हमें माइनिंग को कैसे कंट्रोल करना है, माइनिंग को हम एक, जैसे माइनिंग करने के बाद हम क्या कर देते हैं, गड्ढों को ओपन छोड़ देते हैं. दैट्स द रीजन कि वो वहाँ का जो जब रेनफॉल होता है, पानी रेनफॉल का जो वाटर होता है वो क्या होता है, गड्ढे के अंदर कलेक्ट होता है, जिससे ना कि वो जो वाटर है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी उसके साथ क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनिंग के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन डैम. डैम अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जितने भी जो रिवर्स के कारण जो लैंड डिग्रेड हो रहा है, हम रिवर के वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. तो डैम्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि रिवर का जो एक्सेस वाटर होता है वो उसे हम कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, डैम्स के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्रॉपर फार्मिंग मेथड. अगर हम उचित कृषि तकनीकों का क्या करते हैं बच्चों, प्रयोग करते हैं, जैसे टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग में हम क्या करेंगे, ये हिली एरियाज के अंदर प्रैक्टिस की जाती है. हम ऐसी जो स्लोप वाली क्या है एरिया है उसको हम टेरेस के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो वाटर का फ्लो है हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं. तो टेरेस फार्मिंग एक बेस्ट मेथड है जो हिली एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है. जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये कुछ एक ऐसे एरियाज है जहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है. नेक्स्ट आता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या है कि किसी भी एक फील्ड के अंदर मान लेते हैं साल में हम 2 क्रॉप ले रहे हैं, तो कभी इस फील्ड से हमने क्या ले लिया, व्हीट ले लिया, व्हीट के बाद रोटेट करके हमने नेक्स्ट ईयर वहाँ पर क्या ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, फिर हमने खरीफ की फसल ले ली, बाजरा ले लिया. इस तरह हम क्रॉप को रोटेट करके भी क्या कर सकते हैं, जो सॉइल और जो लैंड की जो क्या है एक क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, घास की पट्टियां जो होती हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, खेत के अंदर लगाकर उसकी जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. एक और कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, फॉल्टी मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन. हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कल्टीवेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ही दोष होते हैं, जिसके कारण से लैंड अपने आप में क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है.
सो आज हमने क्या पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम रोक सकते हैं। तो हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो अर्बनाइजेशन है, इस प्रोसेस को हम प्लानिंग के तहत क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। हम अपने डैम बना सकते हैं, प्रॉपर जो फार्मिंग मेथड्स है हम उनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप रोटेट कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द लैंड रिसोर्स, land use pattern in India, land degradation causes, and how can we control the problem of land degradation, and the most important topic of this chapter, that is resource planning. Thank you and have a nice day.